हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लेसन 10 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका बताऊंगी, वो भी लॉजिकली। इस तरीके से आप इसी चैप्टर्स के नहीं बल्कि आगे आने वाले चैप्टर के भी क्वेश्चंस के आंसर को याद कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि यदि आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर बताया था। क्या था वो स्ट्रक्चर? कि क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है। मीन्स क्वेश्चन जो है अधिकतर WH वर्ड से पूछा जाता है, ठीक है, उसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इससे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, है ना। फिर इसके आंसर की बात करें तो हम क्वेश्चन से ही सब्जेक्ट लेते हैं, शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, फिर इससे हेल्पिंग वर्ब, इसी से मेन वर्ब, इसी से ऑब्जेक्ट और आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं कि हु ऑलवेज comes on market days। कौन हमेशा मार्केट के दिनों में, मतलब बाजार के दिनों में आता है? कौन आता है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो हु वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है? हु वर्ड से। तो हमको आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो, हु वर्ड से जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो हमें आंसर में सिर्फ हु का आंसर लिखना है। किस चीज का आंसर लिखना है? हु का। हु का आंसर हमें कैसे मिलेगा कि हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। कौन हमेशा बाजार के दिनों में आता है? कौन आता है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बलून मैन। कौन आता है? बलून मैन। तो हमको सिर्फ आंसर में लिखना है। क्या लिखना है? बलून मैन ऑलवेज comes on मार्केट डेज। बलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला हमेशा बाजार के दिनों में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको भी देख लेते हैं भाई, कि व्हाट डज ही होल्ड। वह क्या लिए हुए है? कौन? ही यहां पर किसके लिए है? बलून मैन के लिए है। तो बलून मैन क्या लिए हुए हैं? तो इसके आंसर से पहले हम इसको चेक कर लें कि ये हमारे जो स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट क्या है? WH वर्ड है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। होल्ड क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। अब हम आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे ही से, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ही शुरुआत करनी है। यहाँ पर देखिए आप। फिर इसके बाद आती है क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? डज है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डज हेल्पिंग वर्ब है। और यदि आपको याद हो, मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में डज आती है, डू आती है या डिड आती है, तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को हमें आंसर में लिखना ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को हमें आंसर में नहीं लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब
नहीं लिखना है तो फिर क्या करना है, ये चीज भी आपको पता है कि जब डज हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन में तो हम डज को नहीं लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स हमको जो वर्ब दी हुई है मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके एस या ईएस लगा देते हैं। जब डू आती है तो डू हेल्पिंग वर्ब आती है तो सिर्फ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैम आप ये चीज हमको बार बार क्यों बताती हैं, तो मेरा ये चीज आपको बताने का पर्पस यही है कि आप जितने बार भी मेरी वीडियो देखेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज की मेरी वीडियो देखेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप किसी भी क्लास के क्वेश्चंस के आंसर को इस चीज के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उनके आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, डज हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, होल्ड, तो इसमें क्या लगा देंगे, एस। ठीक है, ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स। बलून मैन या वह क्या लिए हुए है, क्या थामे हुए है अपने हाथ में, तो गुब्बारे के बहुत अच्छे बंच को, लवली मतलब बहुत ही सुंदर बंच को लिए हुए है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द colors of the balloons which shine what are the colors of the balloon which shine far away? उन बलून्स के, उन गुब्बारों के कलर कौन कौन से हैं जो दूर से ही चमकते हैं, विच शाइन फॉर अवे मीन्स जो दूर से ही चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो कौन से कलर हैं उनके, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इससे पहले हम इसको चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो WH वर्ड वॉट आर यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि देखो द कलर्स ऑफ द बलून्स विच शाइन फॉर अवे, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आती है क्या, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमको आर को ही एज अ मेन वर्ब मानना है। तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि जिसकी शुरुआत तो WH वर्ड से होती है परंतु उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, वैसे सब्जेक्ट को हम लिखेंगे पहले, फिर मेन वर्ब को, फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, the colors of the balloon, the colors of the balloons which shine far away are, कौन कौन से कलर हैं उनके, देखो सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब लिखी हमने, फिर कलर कौन कौन से हैं उनको लिखना है। तो है कौन कौन से, रेड,
पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। उन गुब्बारों के कलर कौन कौन से हैं जो दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं? वो है रेड, पर्पल, लाल, बैंगनी और नीला और हरा कलर। उन गुब्बारों के कौन कौन से कलर हैं? लाल, बैंगनी, नीला और हरा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? देखते हैं कि what do the balloons do when it is a windy day? बलून मीन्स क्या होते हैं? गुब्बारे। गुब्बारे क्या करते हैं जब इट इज अ विंडी डे, मीन्स जब हवा चलती है या जिस दिन हवा चलती है उस दिन गुब्बारे क्या करते हैं? तो इसका आंसर भी हमें सिंपल ही देना है। किस प्रकार देना है? क्योंकि हमें इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हमको इसका आंसर भी बहुत अच्छे से पता है। तो मैं आपको अधिकतर ये जिक्र करती हूँ कि हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है, लेसन को अच्छे से पढ़ा है। तो मेरा मतलब ये है कि यदि आप भी लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे या किसी भी पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। बिल्कुल ईजिली, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरीके से आपको एक के बाद एक क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। और किन किन बच्चों को आसानी से क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? शुरुआत करने से पहले हम इसको चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या है? WH वर्ड वॉट। फिर डू क्या है? हेल्पिंग बॉब। द बलून क्या है? सब्जेक्ट है। फिर डू अगेन यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ध्यान रखो कि यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, पर वही डू वर्ब यहाँ पर आके क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, फिर व्हेन क्या है? यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि व्हाट डू द बलून्स डू। बलून्स क्या करते हैं? व्हेन, जब। इट इज अ विंडी डे, जब हवा चलती है तब। फिर ये क्या है? अगेन दूसरे सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज क्या है? मेन वर्ब है। अब विंडी डे ये क्या है? हमारा एज अ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। ये है हमारा सब्जेक्ट। द बलून्स टग एंड टग, ये हमने पोएम में पढ़ा है कि नहीं? कि द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग ऑन अ विंडी डे। जिस दिन हवा चलती है उस दिन गुब्बारे लाइक एनीथिंग मतलब किसी दूसरी वस्तु की तरह, टग एंड टग मीन्स एक दूसरे से खिंचते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखते हैं। राइट 4 लाइन ऑफ दिस पोएम। आपको इस पोएम की, द बलून मैन की, किसी भी 4 लाइन को लिखना है। वो 4 लाइन जो आपको पसंद है इस पोएम से, जो भी 4 लाइन आपको पसंद आई हैं इस पोएम की, उन 4 लाइन को आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। मीन्स इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। मैं तो नहीं दूंगी क्योंकि
मेरे हिसाब से 4 लाइन अलग होंगी, वो मुझे दूसरी लाइन पसंद होंगी, आपको दूसरी लाइन पसंद होंगी, तो इसलिए आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है, ठीक है। तो अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट से in the third stanza। कवि ने तीसरे स्टैंजा में, स्टैंजा मीन्स क्या होता है, छंद, तो तीसरे छंद में क्या कहा है या क्या कहते हैं वो तीसरे स्टैंजा में। तो इससे पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट क्या है, WH वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, व्हाट WH वर्ड है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। द पोएट क्या है, सब्जेक्ट है। से क्या है, मेन वर्ब है। इन द थर्ड स्टैंजा, ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द पोएट। फिर अभी मैंने आपको बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब डज क्वेश्चन में होती है, यहाँ पर देखिए आप, डज हेल्पिंग वर्ब है ना क्वेश्चन में, तो हमको डज हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब हमने लिखी से, क्या लिखी, से, और इसमें लगाना है हमें एस या एस, तो एस लगा देंगे। द पोएट से, सॉरी, द पोएट सेज दैट, कि कवि कहते हैं कि, फिर ऑल द स्मॉल एंड बिग बलून्स आर tied with a string, and if there is wind, then they tug and tug like anything, ठीक है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑल द स्मॉल्स एंड बिग बलून्स आर टाइड विथ अ स्ट्रिंग, सभी छोटे बड़े जो बलून हैं, गुब्बारे हैं, वो एक धागे में बंधे हुए, स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, धागा, तो धागे में बंधे हुए हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड, देन यदि वहां पर हवा चलती है तो देन तब दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, वे किसी दूसरी वस्तु की तरह एक दूसरे से खींचते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।